इस एपिसोड के स्टार्ट में मिया कहती है, क्या मेरे लिए तुम्हें छूना ठीक था जैसे कि मैंने एक क्षण पहले किया था। राखा कहता है, हाँ मैं अपने आप को संभाल पाने में सक्षम था। मिया कहती है, तो फिर मैं इस बार फिर से करूंगी। उसके बाद तो वो दोनों ही बिस्तर पर लेट जाते हैं और राखा अपनी आंख बंद किए हुए ही बोलता है, तुम अपनी आंखें बंद कब करोगी। मिया चौंक जाती है कि तुम ये कैसे जानते हो। राखा कहता है, तुम मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मिया घबराते हुए कहती है, मैं बस अपनी आंखों को बंद करने ही वाली थी। राखा कहता है, मैं तब तुम पर विश्वास करूंगा जब तुम सच में ये करोगी। मिया कहती है, ठीक है चलो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। राखा कहता है, बहुत अच्छा। उसके बाद तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन मिया अपनी आंखें थोड़ा सा खोलते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि क्या ये सो गया है, वैसे मुझे इसे कब उठाना चाहिए। फिर तो वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है कि दरअसल मैं भी थोड़ा थक गई हूँ। मिया एक झपकी लेती है कि उतने में राखा कहता है, मिया। ये सुन मिया अपनी आंखें खोलते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं एक सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि राखा का हाथ उसके कंधे पर है और राखा खुद उसके ऊपर आ गया है। साथ ही राखा मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मिया क्या तुम जाग रही हो। मिया मन ही मन सोचती है कि क्या मैं सोते समय राखा के कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट में आ गई। उसके बाद तो वो घबराते हुए कहती है, मैं जाग रही हूँ। राखा कहता है, मुझे मेरे नाम से पुकारो। मिया कहती है, राखा कृपया मुझसे दूर हो जाओ। राखा कहता है, क्या होगा अगर मैं आपसे दूर ना जाना चाहूँ। मिया कहती है, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। बेशक तुम कहोगे कि जिस सिचुएशन में तुम अभी हो वो तुम नहीं हो। राखा कहता है, मैं वही हूँ, अभी या बाद में। मिया कहती है, हाँ मुझे यकीन है कि ये सच है, लेकिन मैं शायद बाद वाले राखा को आपसे बेहतर जानती हूँ। मिया के और भी क्लोज होते हुए राखा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें ये नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, कि अगर मैं अभी मर जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेचारी मिया परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, अगर तुम्हें मरना ही है तो अकेले मरो, मुझे क्यों चाप कर मार रहे हो। लेकिन जो कि वो ऐसा नहीं कह सकती, इसीलिए वो कहती है, दूर हटो, मैं तुम्हें और करीब नहीं आने दूंगी। राखा कहता है, मुझे रोकने के लिए तुम क्या करोगी। ये सुन मिया सोचती है, आखिर ये इस बात से इतना एक्साइटेड क्यों होता जा रहा है। इस पल कुछ भी भयानक घटित हो सकता है। इसी के साथ मिया राखा के सर को पकड़ लेती है, लेकिन राखा तो मिया के हाथ को दूर करते हुए कहता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बुखार है, इसलिए चिंता मत करो। मिया कहती है, मेरी कलाई छोड़ दो। राखा कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मिया कहती है, मैं इस वक्त सबसे अधिक ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। राखा कहता है, यही एकमात्र चीज है जो मैं नहीं कर सकता। मिया को तो ये सुनकर रोना ही आ जाता है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, जो मुझे लगा कि मैं इसके सर तक पहुँचकर इसे बेहोश कर दूंगी। तभी राखा कहता है, क्या तुम असहज महसूस कर रही हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नया तकिया लाऊं। तकिए के बारे में सुन के तो मिया को लगता है कि ये एक अच्छा मौका है। मिया कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा तकिया है। राखा दूसरा तकिया लेने में बिजी हो जाता है, जिसे देख मिया सोचती है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अपने तकिए से इसे मारूंगी और भाग जाऊंगी। और मौका पाते ही मिया तकिया चला देती है, ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दो। तकिया मुंह पे लगने के बाद राखा तकिया हटाते हुए कहता है, क्या फिर से तुम मुझे मारकर नॉकआउट करने की कोशिश कर रही हो। मिया घबरा जाती है कि क्या उसे अभी होश आया है। मुझे माफ कर दो, तुम कंट्रोल से बाहर हो गए थे। तो राखा दूसरी साइड बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो वही करो जो तुमने अभी किया। मिया कहती है, माफ करो, लेकिन क्या सच में। राखा कहता है, अधिक सावधान रहो ताकि मैं तुम्हें पकड़ न पाऊं। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसी तरह से मैं अपने होश में आ पाऊंगा। मिया राहत महसूस करते हुए कहती है, बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। राखा कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मिया कहती है, खैर अभी टाइम क्या हुआ है। राखा टाइम देखते हुए कहता है, शाम के 7 बज रहे हैं। मिया कहती है, हमने जितना सोचा था हम उससे ज्यादा ही सोए हैं, क्या आप अभी यहीं रहेंगे योर हाइनेस। राखा कहता है, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसे कल कर सकता हूँ। क्या तुम आज रात का खाना लेना पसंद करोगी। मिया जाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या अब मैं जा सकती हूँ।
राखा कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, जिससे मिया घबरा जाती है कि योर हाइनेस। लेकिन राखा तो लेटते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे और भी नींद की जरूरत है, तो लेट जाओ और मुझे सुला दो। मिया कहती है लेकिन आप पहले ही काफी देर तक सो चुके हैं, वैसे भी हम दोपहर के खाने के बाद ही यहाँ आ गए थे। राखा कहता है तुम हर दिन सोती हो, शायद इसीलिए ये तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन मुझे अभी और नींद चाहिए। सूरज तो अभी अभी डूबा है, इसीलिए रात हो गई है। क्या तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों का पालन नहीं करना चाहिए? मिया तो अपना सर पकड़ लेती है कि हाँ मुझे करना चाहिए। साथ ही उसके माइंड में जो होता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस भी नहीं है। राखा कहता है चिंता करना बंद करो और लेट जाओ, अब सचमुच कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट सीन में कमरे में सूर्य की किरणें आ रही होती है और मिया बिस्तर पर बैठते हुए मन ही मन कहती है सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। तभी कमरे में रीता कुकीज लेकर आते हुए कहती है मिस आप पहले से ही जाग चुकी हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। मिया तुरंत ही वो कुकीज खाते हुए कहती है थैंक्स। रीता हंसते हुए कहती है क्या हमें इन्हें लव कुकीज कहना चाहिए? मिया कहती है ये तो बहुत मीठा है। रीता कहती है खैर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लव कुकीज है, ये केवल आपके लिए बनी है मिस। मिया कहती है क्या राखा ने मुझे इसे देने का ऑर्डर दिया है? रीता खुशी से बताती है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि योर हाइनेस ने मुझे आपके लिए कुकीज तैयार करने का ऑर्डर दिया, जबकि मैंने सोचा था कि वो अपने जीवन के बाकी समय केवल बच्चों के साथ ही रहेंगे। ये उनका प्यार ही तो है, हुई ना ये लव कुकीज। ये सब सुनकर तो मिया के मुंह से वो कुकीज बाहर ही आ जाती हैं और मिया कहती है वेट, तो मुझे बताओ कि इस कुकीज का क्या नाम है? रीता कहती है ये चॉकलेट चिप्स कुकीज है, क्या आप इसे पहली बार खा रही हैं? नेक्स्ट सीन में हम राखा के सामने असिस्टेंट को देखते हैं। इन्होंने मुझे अभी ऑफिस में बुलाया है, लेकिन कल दोपहर से ही मैंने इनको नहीं देखा, आखिर क्या हो रहा है? ये सामान्य से भी धीमी गति से काम कर रहे हैं। अचानक राखा कहता है मिया। इतने में असिस्टेंट बोल पड़ता है कि क्या बच्चों की सिटर के साथ कुछ हुआ है? ये सुन राखा कहता है क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? तुरंत ही असिस्टेंट कहता है हाँ मैंने जरूर गलत सुना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप किसी लड़की का नाम सोचे और पुकारें। राखा कहता है असिस्टेंट से रॉम। असिस्टेंट भी हामी भरता है और मन ही मन कहता है वेट, क्या ये इससे इनकार नहीं कर रहे हैं? क्या ये सचमुच सच है? इसका मतलब ये है कि ये वाकई बेबी सिटर मिया के बारे में बात कर रहे हैं। राखा कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि बेबी सिटर का नाम मिया है? असिस्टेंट कहता है आपने मुझे पहले ही जांच करने के लिए कहा था। राखा बोलता है तो क्या सड़क पर किसी कुत्ते ने तुम्हारी रिपोर्ट चुरा ली है? असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है अभी नहीं, असल में उसके माइंड में होता है कि मैंने सोचा था कि आपने मुझे रिपोर्ट न बनाने के लिए कहा था, क्योंकि ये देखना थकाऊ था। असिस्टेंट कहता है तो फिर चलिए मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ। उसके बाद तो वो बताने लगता है कि मिया लिबर्टन से है। एक भविष्यवाणी थी कि लिबर्टन में नीली आंखों के साथ पैदा होने वाली बच्ची को गॉड की बेटी कहा जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि टेम्पल ने उसे ले लिया और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था वैसा ही हुआ। लिबर्टन ये जेडिया साम्राज्य के बाहरी झलाके में स्थित झुग्गी बस्ती है। वहाँ सीरियस क्राइम और छोटे मोटे क्राइम होना तो आम बात है, इसीलिए किसी बच्चे का लापता होना कोई नई बात नहीं होगी। इसके अलावा मैंने सुना है कि जब उसे टेम्पल में लाया गया तो और एक भविष्यवाणी हुई थी। इसी के साथ असिस्टेंट राखा को एक कार्ड देता है जिस पर लिखा होता है कि मेरी बेटी जब अपनी शक्तियां जागृत करेगी तो वह जेडिया में स्थिरता वापस लाएगी। ये पढ़ने के बाद राखा कहता है भविष्यवाणी और ये तथ्य कि वो गॉड टेरिटस की बेटी है, ये सब छिपाया गया। ये दुनिया के सामने उजागर करना यानी एम्परर की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के समान होगा। इसी के साथ राखा के दिमाग में आता है कि दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये है कि एम्परर की दिव्य शक्ति अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है। अगर इसके बारे में बात करें और ये सच्चाई अगर बाहर आ गई तो इससे जनता की राय एम्परर के लिए खराब हो जाएगी। मिया कहीं भाग जाना चाहती थी, सोचने पर लगता है कि मानो उसकी जान को भी खतरा हो। असिस्टेंट आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है मैंने ये भी पता लगाया है कि वो क्यों भाग गई, लेकिन मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये उनसे ही पूछना बेहतर होगा। राखा कहता है तो उससे पूछो। असिस्टेंट कहता है हाँ मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे दोस्ती कर लूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे ये बात निकलवा लूंगा। संयोगवश मुझे
लगता है कि वो मेरा बुरा नहीं सोचती। अचानक राखा कहता है, इस पर अपना समय बर्बाद मत करो। असिस्टेंट कहता है, माफ करें, लेकिन राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं खुद ही इसका पता लगा लूंगा। दूसरी ओर कमरे का दरवाजा खोलते हुए डेल्किन कहता है, भाभी मैंने आपको बहुत याद किया। वैसे क्या आपने कल अच्छी तरह से आराम किया था? मिया कहती है, हाँ, पूछने के लिए थैंक यू। क्या आज तुम्हें हिस्ट्री का लेसन मिला? डेल्किन कहता है, हाँ, वो बहुत उबाऊ था। मिया कहती है, मुझे यकीन है कि वो बाद में तुम्हारे बहुत काम आएगा। डेल्किन उबासी लेते हुए कहता है, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। ये आयशा ही है जिसे उस पर ध्यान देना चाहिए। मिया कहती है, क्या आयशा क्लास के दौरान ध्यान नहीं देती? डेल्किन कहता है, नहीं, वो तो आज क्लास भी नहीं आई। मिया कहती है, डेल्किन क्या तुमने खुद से लेसन लिया है? लेकिन डेल्किन तो अपना बताए जा रहा होता है कि हाँ, आज वो क्लास में नहीं आई और उसने तो कल रात को खाना भी नहीं खाया था। मिया कहती है, कहीं वो मुझ पर नाराज तो नहीं है ना? डेल्किन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बस इस तरह से अपना गुस्सा निकाल रही है। वो जब भी गुस्सा होती है तो मुझसे भी बात नहीं करती। मुझे यकीन है कि वह जल्दी शांत हो जाएगी। मिया कहती है, क्या आयशा ने पहले भी राखा से लड़ाई की है? डेल्किन कहता है, इस बारे में सोचे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे आने से पहले उसने ऐसा कभी किया था। मिया मन ही मन कहती है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे उनके लड़ने का कारण मैं हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे बेहतर महसूस करा सकूँ? उसके बाद तो मिया कहती है, डेल्किन कहता है, हाँ बोलिए। मिया उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, क्या तुम जानते हो कि आयशा को क्या पसंद है? डेल्किन सोचते हुए कहता है, मीट, और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो क्या आप मेरी एक विश पूरी करोगी? डेल्किन की मुस्कुराहट देख मिया तो घबरा जाती है कि अरे नहीं, इसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कहती है, एक विश, वो क्या है? डेल्किन खुशी से कहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मिया सोचती है, शायद मैं इस पर बेवजह ही शक कर रही हूँ, ये तो बहुत प्योर है। उसके बाद तो वो कहती है, ठीक है, अब बताओ। डेल्किन कहता है, आयशा को पसंद है फूल। हाँ, उसे हर टाइप के फ्लावर पसंद है। मिया तो हैरान रह जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुसीबत खड़ी करने वाली आयशा को फूल पसंद है। डेल्किन कंटिन्यू करता है कि सचमुच आयशा को फूलों से प्यार है। डेल्किन आयशा को मुझसे तो बेहतर ही जानता होगा। ये सोचते हुए मिया कहती है, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं गुलदस्ता बना सकूं? डेल्किन कहता है, हाँ है ना, मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही बहुत खूबसूरत से गार्डन में होते हैं और मिया घूमते हुए कहती है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी है। डेल्किन कहता है, उसे ये इतना पसंद था कि राखा ने उसके जन्मदिन पर ये जगह बनवाई थी। अमीरों का तो लेवल ही अलग होता है। सोचते हुए मिया कहती है, क्या हमें इस बगीचे में आने की इजाजत है जो आयशा के लिए बनवाया गया था? डेल्किन कहता है, हाँ, लेकिन आयशा को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। उसने बिना इजाजत के काले जादू का यूज किया, जबकि इसमें कोई खतरा भी नहीं था। फिर भी इसके लिए उसे पनिशमेंट दी जा रही है और उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मिया तो हैरान रह जाती है कि राखा आखिर इतना कोल्ड कैसे हो सकता है। खैर, मिया कहती है, मुझे यकीन है कि आयशा यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड होगी। मैं शर्त लगाती हूँ, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसे इनमें से कौन सा फूल सबसे ज्यादा पसंद है? डेल्किन कहता है, उसे यहाँ के सभी फूल पसंद हैं। उसके बाद तो मिया बहुत प्यारा सा गुलदस्ता तैयार कर लेती है। साथ ही मिया कहती है, हो गया, मुझे यकीन है कि ये उसे पसंद आएगा, है ना? लेकिन वहाँ फैली इतनी शांति को सुन मिया आसपास देखते हुए कहती है, डेल्किन, अरे नहीं, वो कहाँ गया? उसके बाद तो मिया चिल्लाते हुए ढूंढने लगती है कि डेल्किन, तुम कहाँ हो? डेल्किन ऐसा इंसान तो नहीं है जो बिना बताए कहीं चला जाए, तो आखिर वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा? डेल्किन, तुम कहाँ हो? बेचारी मिया तो परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, मुझे और भी ज्यादा सचेत रहना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मैं क्या करूँ? मुझे जल्द ही इस बारे में किसी को बताना होगा। तभी डेल्किन आते हुए कहता है, भाभी, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? परेशान मिया कहती है, डेल्किन। उसके बाद तो वो तुरंत ही उसे गले लगा लेती है और कहती है, शुक्र है कि तुम मिल गए, मुझे इससे कितनी राहत मिली। डेल्किन सोच रहा होता है कि हाँ, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? बेचारा डेल्किन कहता है, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा, कृपया मुझे छोड़िए। दूर होकर मिया रोते हुए कहती है, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्योंकि तुम अचानक गायब हो गए। डेल्किन कहता है, मुझे माफ करिए, मैं तो बस आपको सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा था। मिया कहती है, क्या कर रहे थे?
डेल्किन तुरंत ही फूलों का क्राउन आगे करते हुए कहता है टाणा। मिया तो हैरान होती है और डेल्किन कंटिन्यू करते हुए कहता है मैंने आपके लिए ये गिफ्ट लाया है। मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की। क्या ये अजीब लग रहा है? मुझे माफ करना, ये मेरा पहली बार है। तो मिया कहती है ये बहुत खूबसूरत है, ये मुझे बहुत पसंद आया, इसके लिए थैंक यू। तुम्हारे इरादे तो इस फूलों के ताज से भी सुंदर है डेल्किन। डेल्किन कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि ये तुम्हें पसंद आया। चलो नीचे झुको, मैं इसे तुम्हारे सर पर रखूंगा। मिया कहती है अच्छा, क्या इस तरह से? लेकिन वो ताज फिसल के मिया के गले में आ जाता है, जो देखकर डेल्किन हैरान रह जाता है और मिया हंसते हुए कहती है मैं देख रही हूँ कि ये फूलों का हार है। ये तो इस तरह भी अच्छा लग रहा है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाने में बहुत अच्छा काम किया। डेल्किन कहता है क्या सच में तुम्हें ये पसंद आया? मिया कहती है हाँ बिल्कुल। साथ ही मिया सोचने लगती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे बच्चे को स्टोरी में ट्रबल मेकर की तरह पोर्ट्रे किया गया है। क्या सच में डेल्किन फीमेल प्रोटैगनिस्ट रीना को परेशान करेगा? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। रुको, उस स्टोरी का अंत फिर कैसे हुआ? एंटिया हाउस के बारे में जो भी पार्ट्स थे मैंने उन सभी को छोड़ दिया था। तभी डेल्किन कहता है क्या कुछ गलत है? मिया कहती है अरे कुछ नहीं, वैसे तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक बनाऊं? डेल्किन कहता है और क्या सचमुच? मिया कहती है जब हम ये कर रहे हैं तो चलो आयशा के लिए भी एक बनाएं। डेल्किन भी कह देता है कि ठीक है। साथ ही मिया मन ही मन कहती है चलो हम इसी पल में रहें। बाद में मैं श्योर करूंगी कि मुझे याद रहे कि इन जुड़वा बच्चों के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट सीन में आयशा के रूम के बाहर मिया नॉक करते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? अंदर से आयशा कहती है क्या गिफ्ट? मिया कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता बनाया है, क्या तुम उसे नहीं लोगी? और मुझे लगता है कि अगर तुम ये नहीं चाहती तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बेहतर होगा कि मैं वापस चली जाऊं। थोड़ा रुक कर आयशा दरवाजा खोलते हुए कहती है क्या एक गुलदस्ता? तुरंत ही गुलदस्ता लाते हुए मिया कहती है टाणा देखो, क्या ये सुंदर नहीं है? कृपया गुस्सा मत होना आयशा, तुम क्या सोचती हो? क्या ये तुम्हें पसंद है? आयशा कहती है मीरा। इसी के साथ वो रोने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे फूल पसंद है? मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए ये किया। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है दरअसल मैंने और डेल्किन ने साथ मिलके तुम्हारे लिए फूलों का ताज भी बनाया है। आयशा कहती है क्या एक फूलों का ताज? मिया कहती है हाँ, एक खूबसूरत फूलों का ताज जो तुम पर सूट करेगा। उसके बाद तो वो आयशा को वो फूलों का ताज पहना देती है जिसमें आयशा सच में ब्यूटीफुल लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में आयशा कहती है थैंक यू मीरा। दरअसल मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई मुझे संतावना देगा, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। तुम ही थी जो मिया, जो कि अब आयशा के कमरे के अंदर बैठी होती है, वो कहती है तुम्हें इसके लिए आभारी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में बहुत ज्यादा घुटन हो रही होगी है ना? आयशा कहती है हाँ, मुझे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं अपने कमरे में बंद हो गई हूँ। मिया कहती है हाँ मुझे यकीन है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो मन ही मन कहती है वेट। आयशा को अपने कमरे में रहते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बंद कर दिया गया हो। मुझे लगता है कि मुझे याद है कि नॉवेल में क्या हुआ था। रीना को टॉर्चर करने की सजा के रूप में जुड़वा बच्चों को हमेशा के लिए टावर में बंद कर दिया गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने ओरिजिनल नॉवेल में ये कब पढ़ा था। मैंने सोचा कि अगर वे कुछ गलत करेंगे तो उन्हें पनिश तो किया ही जाना चाहिए। आखिरकार इन जुड़वा बच्चों ने रीना को परेशान किया था, लेकिन ये बच्चे दुष्ट नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं कि फ्यूचर में इनका क्या होगा। लेकिन अभी मिया को अपनी सोच में इतना गुम देख डेल्किन कहता है तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? आयशा भी कहती है क्या तुम ठीक नहीं हो? मिया हंसते हुए कहती है अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। डेल्किन कहता है भाभी, लेकिन आयशा बोल पड़ती है कि क्या तुम सच में ठीक हो ना? मिया कहती है छोड़ो, वैसे भी क्या तुम दोनों को भूख नहीं लगी? मुझे लगता है कि आयशा बहुत भूखी होगी। आयशा भी कहती है हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। मिया कहती है राखा ने कहा था कि वो आज बिजी रहेगा तो हमें अकेले ही खा लेना चाहिए। उसके बाद तो वो दोनों भी एग्री कर जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और आयशा कहती है डेल्किन मैं मीरा के बगल में बैठूंगी, ठीक है? डेल्किन कहता है कितना बचकाना है ये, हम उसे अपने बीच में बैठा सकते हैं। बेवकूफ। आयशा तो भड़क जाती है कि क्या कहा तुमने बेवकूफ?
मिया तो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे इन बच्चों के बारे में क्या करना चाहिए। साथ ही मिया कहती है, बच्चों तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आयशा तो भड़कते हुए कहती है, मीरा डेल्किन ने पहले मुझे बेवकूफ कहा। मिया कहती है, हाँ इस बार पहले तुम्हें माफी मांगनी चाहिए डेल्किन। आयशा परेशान है और बेवकूफ एक बुरा शब्द है, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। बेचारा डेल्किन मिया की बात मानते हुए एम्बेरस होते हुए कहता है, ठीक है मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा आयशा। आयशा भी कहती है, मैं मीरा की वजह से तुम्हें जाने दूंगी। मिया की आंखों से तो खुशी के आंसू ही आ जाते हैं कि तुम दोनों कितने अच्छे हो। वो दोनों ही कहते हैं, क्या हम अच्छे हैं? मिया कहती है, हाँ और मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं तुम दोनों को गुड जॉब स्टैम्प देने जा रही हूँ। ये सुनकर तो वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं और मिया सोचने लगती है कि क्या गुड जॉब स्टैम्प अच्छा नहीं है। लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं, गुड जॉब स्टैम्प ये क्या होता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मिया सोचने लगती है कि क्या ये दोनों इस बारे में नहीं जानते हैं। उसके बाद तो मिया उन्हें बताती है कि ये एक टाइप का स्टैम्प है जो कि तब ही मिलता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। अगर तुम लोग ये गुड जॉब वाले स्टैम्प 10 कलेक्ट कर लोगे तो मैं तुम लोगों की कोई भी एक विश पूरी करूंगी। ये सुनकर तो वो दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्या विश सच में? मिया कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम लोग जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। दोनों बच्चों की आंखें तो चमक जाती है और आयशा कहती है, ये तो सुनने में बहुत मजेदार लगता है। डेल्किन भी कहता है, आपको अपना वादा निभाना होगा। मिया कहती है, अभी मैं तुम लोगों को अपना साइन दूंगी जब तक कि मुझे स्टैम्प नहीं मिल जाता। दोनों भी बच्चे बहुत खुश होते हैं और वो इसके लिए हामी भर देते हैं। नेक्स्ट सीन में आयशा मिरर में खुद का चेहरा देख रही होती है, जिसे देखते हुए मिया मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है कि आयशा को अपना फूलों का ताज बहुत पसंद आया है। तभी आयशा कहती है, डेल्किन तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? डेल्किन कहता है, मैंने तुम्हें कुछ क्षण पहले ही इसका जवाब दे दिया था। आयशा कहती है, मैं इसे फिर से सुनना चाहती हूँ। फिर तो डेल्किन कहता है, भाभी ने इसे तुम्हारे लिए बनाया है, इसीलिए ये अच्छा लग रहा है। मिया भी सोचती है कि हाँ सही है, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा गिफ्ट आयशा को देने चाहिए। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मिया दरवाजा खोलते हुए कहती है, रीता। रीता कहती है, ओ मिस, क्या आप अभी भी यही हैं? हाइनेस ने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रात के खाने में शामिल हों। मिया हैरान होते हुए कहती है, क्या मैं? रीता कहती है, हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वे ये चाहते हैं कि आप हर बार उनके साथ खाने पर आएं, चाहे जो कुछ भी हो। और कृपया आप इस बारे में यंग मास्टर और यंग लेडी को भी बताएं। मिया दरवाजा बंद करते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में होता है कि वेट, क्या आयशा राखा के साथ खाना खाएगी, जबकि वे पहले ही लड़ चुके हैं। बच्चों, आज रात के खाने के लिए इतने में आयशा बोल पड़ती है कि मीरा, क्या तुम हमारे साथ रात के खाने में शामिल होंगे? मिया कहती है, हाँ मुझे लगता है कि मैं वहाँ रहूंगी। आयशा तो खुश होते हुए कहती है, वाह बहुत बढ़िया, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। मिया सोचती है कि ये तो बहुत अच्छे मूड में लग रही है, तो सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। फिर तो वो बच्चों को बताती है कि राखा भी हमारे साथ खाना खाएगा। ये सुनते ही आयशा जोर से चिल्लाती है कि नहीं। उसके बाद तो वो जमीन पे लोट-पोट करते हुए जिद करने लगती है कि बिल्कुल नहीं, जिस क्षण मैं उसके साथ खाना खाऊंगी वो मेरे लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा। मिया भी परेशान हो जाती है कि हाँ, अब मैं आयशा को शांत कैसे करूँ। उसके बाद तो वो समझाने लगती है कि आयशा, तुम हमेशा ही अलग अलग तो नहीं खा सकते। लेकिन आयशा कहती है, मैंने कहा ना नहीं। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, वो शायद हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो क्यों ना पहले हम वहाँ जाएं, फिर इस बारे में सोचें। आयशा चिल्लाते हुए कहती है, आप बस उससे कह सकते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। मिया सोचने लगती है कि ये तो क्लियर है कि आयशा का राखा के साथ खाना खाने का कोई इरादा नहीं है। अब मैं भी इसे मनाना छोड़ दूंगी। उसके बाद तो मिया उठते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं वापस जाऊंगी। आयशा कहती है, उसे ठीक वही बताना जो मैंने कहा। नेक्स्ट सीन में दरवाजा खोलकर बाहर देखते हुए राखा कहता है, प्रीस्ट। मिया कहती है, योर हाइनेस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राखा कहता है, ओ अंदर आओ। मिया कहती है, नहीं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राखा कहता है, अच्छा वो बात क्या है? मिया बताती है कि आयशा ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि वो अभी भी परेशान और तुमसे नाराज है। राखा कहता है, क्या उसने अभी तक अपने एक्शन पर विचार नहीं किया? मिया कहती है, माफ करें। राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर वो खाना नहीं चाहती तो फिर उसे कहो कि वो ना आए। मुझे यकीन है कि जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद आएगी। मिया कहती है, तुम तो आयशा को जानते हो ना?
मुझे नहीं लगता कि वो भूख लगने पर भी शांत होगी। राखा कहता है, तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है? मिया कहती है, उसने बस यह कहकर ये हंगामा मचा दिया है कि वो कभी खाना नहीं खाएगी। ये सुन तो राखा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल कर दिया है? बेहतर ये होगा कि मैं जाकर उसे खुद बता दूं कि उसे करना क्या है। मिया तो घबरा जाती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे डांटो। जाते हुए राखा को देख मिया मन ही मन कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना दिमाग खोने वाली हूँ। इसी के साथ वो योर हाइनेस चिल्लाते हुए राखा के हाथ को पकड़ लेती है कि इससे तो हालत और भी बदतर हो जाएगी। मिया खुद भी हैरान होती है कि अरे नहीं, मैंने राखा की कलाई क्यों पकड़ी। अचानक राखा कहता है, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। ये सुन मिया सोचने लगती है कि मुझे ये लगा था कि ये तुरंत ही नींद में डूब जाएगा और मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो। राखा कपकपाते हुए कहता है, वेट, क्या ये अपना काबू खोने जा रहा है? सोचते हुए मिया कहती है, राखा कहता है, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल होने वाला हूँ। मिया हैरानी में ही होती है कि राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब भी तुम मुझे छूती हो तो मैं अपना होश खो बैठता था। मिया कहती है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अभी ठीक हो? राखा कहता है, निश्चित रूप से मैं पहले से बेहतर हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद पर नियंत्रण रख सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी कलाई छुड़ाकर मिया की कलाई पकड़ लेता है और तुरंत ही लवी डवी होने लगता है। ये देख मिया हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, ये किया इसने खुद पर कंट्रोल। मैं जानती थी कि मुझे विलन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतने लवी डवी हो रहे राखा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मिया कहती है, अरे अरे उधर देखो, असिस्टेंट अपने काम में ढिलाई बरत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना आलसी है। दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा असिस्टेंट ये सब सुन रहा होता है और कहता है, मिस, क्या आप मुझे चिढ़ा रही हैं? मिया कहती है, नहीं नहीं, बस ऐसा नहीं है। लेकिन इतने में राखा बोल पड़ता है कि असिस्टेंट, हमें परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। असिस्टेंट भी हामी भर देता है, जिससे मिया घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास अपने बॉडी का यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद तो वो राखा के पैर पे अपना पैर मारते हुए कहती है, ओह, ये गलती से हो गया, मुझे माफ करो, मैंने गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया। लेकिन राखा को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो मिया को पकड़कर आगे ले जाते हुए कहता है, ओह, तुम बहुत आक्रामक हो। मिया को पकड़े हुए राखा बहुत खुश हो रहा होता है कि तभी आयशा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे लगा कि ये अजीब है क्योंकि तुम इतना टाइम ले रही थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मीरा को किस करने की? इसी के साथ वो तेजी से आते हुए कहती है, अभी इसी क्षण उससे दूर हट जाओ। मिया भी हैरान होती है कि क्या किस इस बारे में सोचे तो हम सचमुच एक दूसरे के बेहद करीब हैं। लेकिन आयशा तो राखा के हाथ को खींचते हुए कह रही होती है कि मैंने कहा ना, इससे दूर हो जाओ। मिया भी कहती है, आयशा, अगर तुम इसे मुझसे दूर कर सको तो मैं तुम्हें एक और गुड जॉब स्टैंप दूंगी, एक नहीं बल्कि 2 दूंगी। आयशा भी कहती है, ठीक है, बेहतर होगा कि आप अपना वादा निभाएं। मिया कहती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद तो आयशा अपने ब्लैक मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है और बॉल टाइप बनाने लगती है, ये कहते हुए कि 2 अच्छे गुड जॉब स्टैंप के लिए। बेचारी मिया सोचने लगती है कि अरे नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम ब्लैक मैजिक का यूज कर सकती हो, तुम्हें इससे फिर से डांट पड़ेगी। अब समय आ गया है कि बेहतर यही होगा कि मैं अपना हाथ छुड़ा लूं। इसी के साथ मिया अपने कलाई झटक कर छुड़ाते हुए कहती है, ठीक है, अब तुम रुक सकती हो आयशा। आयशा कहती है, क्या अब भी? मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। मिया कहती है, हाँ बस इतना काफी है, जल्दी करो। उसके बाद तो आयशा पेपर निकाल लेती है और चमकती आंखों से कहती है, मुझे 2 अच्छे गुड जॉब स्टैम्प दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो तीनों ही शांति से बैठे होते हैं और मिया मन ही मन कहती है, हम अब भी यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हम खाना खाने क्यों नहीं जा रहे? टलकिन इंतजार कर रहा होगा। उसके बाद तो मिया शांति तोड़ते हुए कहती है, तुम दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? तुरंत ही आयशा भड़कते हुए कहती है, नहीं। और राखा भी कहता है, अगर मैं इसे अनदेखा करूं तो इसकी बुरी आदतें और भी ज्यादा विकसित हो जाएंगी। बेचारी मिया मन ही मन कहती है, अरे यार, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि राखा जुड़वा बच्चों के साथ तभी समय बिताता है जब वे एक साथ खाने बैठते हैं और वे अक्सर लड़ पड़ते हैं या फिर राखा उन्हें डांटने लगता है, खास करके आयशा को। मुझे यकीन है कि इसका कोई बेहतर समाधान अवश्य होगा। कल जुड़वा बच्चों की कोई क्लास नहीं है ना? उसके बाद तो वो राखा से पूछती है, क्या तुम कल फ्री हो? राखा कहता है, अगर जरूरी है तो मैं समय निकाल सकता हूँ।
लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मिया कहती है, ओह बहुत अच्छा, तो क्यों ना हम पिकनिक पर चलें? राखा कहता है, क्या पिकनिक? आयशा हैरान होते हुए कहती है, वो क्या है? मिया उन्हें बताने लगती है कि खैर ये आउटिंग जैसा है, हम वहाँ पर अच्छे खाने को पैक करके ले जा सकते हैं और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए मस्ती मौज करते हुए खा सकते हैं। ये सुनते ही आयशा एक्साइटेड होते हुए कहती है, मैं जाना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। लेकिन राखा कहता है, मुझे परवाह नहीं कि हम जाएं या नहीं, लेकिन ये तो समय की बर्बादी है। आयशा कहती है, तो चलो हम अकेले ही चलें। वैसे भी राखा हमारे साथ बाहर तब ही जाता है जब उसे शाकिर के फूल ढूंढने होते हैं, उसके साथ रहना मजेदार नहीं है। तो चलो हम अपने आप ही चलते हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि निश्चित रूप से राखा हमारे साथ नहीं आएगा। अचानक राखा खड़े होते हुए कहता है, तो चलो पिकनिक के लिए। ये सच है कि मैं कभी भी आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए बाहर नहीं गया। मैं बहुत लापरवाह रहा हूँ। मिया खुशी से कहती है, ओह फिर तो ये पहली पिकनिक होगी जिस पर हम सब एक साथ जाएंगे। मैं बहुत अच्छा लंच पैक करूंगी। आयशा खुशी से कहती है, मीरा पिछली बार बनाए गए स्वादिष्ट आलू फिर से बनाओ। राखा कहता है, मैं लोकेशन देख लूंगा। मिया कहती है, तो फिर क्या अब हम खाना खाने चले? इतने में आयशा बोल पड़ती है कि राखा तुम व्यस्त हो ना, फिर हम अकेले ही खाएंगे, चलो मीरा। मिया कहती है, आयशा रुक जाओ, लेकिन आयशा तो उसे बाहर ले जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, राखा तुम खाना नहीं खाओगे है ना, चलो बाद में मिलते हैं। बाहर आने के बाद मिया कहती है, आयशा क्या राखा को ऐसे ही छोड़ देना ठीक है? आयशा कहती है, वैसे भी जब भी वो बिजी होता है तो खाना नहीं खाता, क्योंकि उसके पास टाइम जो नहीं होता, और वैसे भी उसे पिकनिक के लिए अच्छी लोकेशन भी तो ढूंढनी है। मिया कहती है, क्या बस ऐसे ही कुछ कारण से वो खाना नहीं खाएगा? साथ ही उसके माइंड में होता है कि पिकनिक के लिए एक अच्छी लोकेशन ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट सीन में मिया अपने रूम में बैठी होती है और खुद से ही कहती है, ओ चिंता करने से मेरा पेट खराब हो गया है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और मिया देखती है कि राखा आया है। फिर तो वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राखा कहता है, चलो अंदर बात करते हैं, क्या ये ठीक है? मिया कहती है, हाँ, लेकिन रूम में आते ही राखा आसपास देखने लगता है, जिससे कि मिया कहती है, क्या कुछ गलत है? राखा कहता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है इस कमरे में। मिया कहती है, कैसी खुशबू? राखा कहता है, वो खुशबू खास तौर पे जो तुम्हारी बॉडी या तुम्हारी छुई किसी भी चीज से आने लगती है, वो शाकिर के फ्लावर की खुशबू के समान ही है। मुझे लगता है कि ये खुशबू मुझे शांत कर देती है। मिया मन ही मन कहती है, हाँ हाँ, यही तो मेरी शक्ति है। राखा आराम से बैठते हुए कहता है, खैर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ बात है जिस पर मैं तुम्हारे साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मिया कहती है, अगर तुम मुझे बुलाती तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाती। राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं तो बस यही करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देर रात तुम्हें बुलाना खतरनाक होगा। मैंने कहा था कि मैं खुद पिकनिक के लिए एक अच्छी लोकेशन ढूंढूंगा, तो मैंने इस पर काफी ध्यान से गौर किया। इसी के साथ राखा अपने ब्लैक मैजिक से वहाँ पर ढेर सारी बुक्स गिरा देता है। कंटिन्यू करते हुए राखा कहता है, मेरे रिसर्च के हिसाब से लोग आमतौर पर अपने घर के सामने वाले लॉन पर ही पिकनिक मनाते हैं। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, मैं पिकनिक का मजा भी ले पाऊंगा और साथ ही अपना काम भी कर पाऊंगा। मिया कहती है, कौन कहता है कि लोग अपने घर के सामने वाले लॉन में ही पिकनिक मनाते हैं? राखा मिया की ओर एक बुक बढ़ाते हुए कहता है, ये रही वो बुक। उस बुक का टाइटल होता है, मदर फादर लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। मम्मी पापा चलो पिकनिक चले। ये समझकर तो मिया हैरान रह जाती है और कहती है, क्या ये एक फेरी टेल वाली बुक नहीं है? राखा कहता है, मेरे पास पिकनिक से रिलेटेड ज्यादा बुक्स नहीं है, इसीलिए मैंने रेफरेंस के लिए इसे पढ़ा। मिया राखा को रुकने के लिए बोलकर उन सारी बुक्स का टाइटल पढ़ने लगती है, जो कि कुछ इस तरह का होता है, हैप्पी पिकनिक, एम्पायर में फेमस पिकनिक स्पॉट्स, और क्या आप पिकनिक पर जाना चाहेंगे? इन सब अजीब सी बुक्स का टाइटल पढ़ने के बाद मिया कहती है, क्या ये पूरे टाइम यही सब करता रहा? लेकिन तभी राखा बोल पड़ता है कि मैंने इन सभी बुक्स को पढ़ा है और ऐसा लगता है कि लोकेशन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक साथ समय बिताना मेन पॉइंट है। मिया सोचने लगती है कि ओ माय, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पिकनिक पर कभी गया ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पिकनिक की प्लानिंग का जिम्मा एक ऐसे इंसान को सौंप दिया है जिसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद तो मिया आराम से बैठते हुए कहती है, सुनो, पिकनिक आराम के लिए होता है, लेकिन इसका एक एजुकेशनल पर्पस
दिलचस्पी है। राखा कहता है तुम इससे क्या सिखा सकती हो। मिया उसे बताती है कि सामने के लॉन पर पिकनिक मनाना टहलने से ज्यादा अलग नहीं होगा और मुझे लगता है कि आयशा भी इससे निराश होगी। राखा कहता है हाँ शायद तुम सही हो। मिया कंटिन्यू करती है कि हाँ इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ये काम सामने वाले लॉन पर नहीं करना चाहिए। राखा तो गुस्से में आ जाता है और कहता है ये बुक्स कचरा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेकार जानकारी देने की। मिया तो घबरा जाती है और कहती है अरे नहीं, ये पिक्चर बुक इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाई गई थी। राखा कहता है तुम्हें कैसे पता कि राइटर ने इस बुक को क्यों लिखा? क्या ये कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम जानती हो? मिया कहती है मेरा मतलब ये नहीं था। राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है मुझे इस बुक का राइटर भी नहीं पसंद है। मिया तो घबरा जाती है और मन ही मन कहती है कहीं ये जाकर उन्हें मारने तो नहीं वाला है ना। मिया एक बुक उठाकर देखते हुए कहती है इन सब पर खुद अकेले ही रिसर्च करना काफी मुश्किल रहा होगा ना, तो चलो फिर अब हम साथ में मिलकर इस पे प्लान बनाते हैं। राखा कहता है तो तुम ये कह रही हो कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी? मिया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम जेडिया साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हो है ना? राखा कहता है ज्योग्राफी का ज्ञान एक ड्यूक की सबसे बुनियादी ड्यूटी है। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है तो क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम नेचुरल और हिस्टोरिकल चीजों को ऑब्जर्व कर सके? एक ऐसी जगह जहाँ हम दोनों ही काम कर सके। राखा कहता है हाँ ऐसी जगह है तो। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है ठीक है तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। राखा बुदबुदाते हुए कहता है क्या सच में? मिया खुशी से कहती है हाँ अब जबकि हमने लोकेशन चुन लिया है तो हमें सो जाना चाहिए। राखा कहता है तुम शायद सही हो क्योंकि पिकनिक का एक्सपीरियंस भी तो तुम्हें ही है। मिया बेड पर बैठते हुए कहती है खैर आज रात हम कहाँ सोएंगे? मेरा बिस्तर इतना छोटा है कि हम दोनों ही एक साथ नहीं लेट सकते। राखा कहता है मैं कुर्सी पर ही सोऊंगा, बस मुझे अपना हाथ दे दो। मिया कहती है मेरा हाथ? उसके बाद तो राखा बेड के पास ही बैठ जाता है और मिया के हाथ पर अपनी एक उंगली टच करा देता है। मिया मन ही मन कह रही होती है कि मुझे हैरानी है कि क्या मैं कल पिकनिक का मजा ले पाऊंगी। असल में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोई कहता है क्या डेंजर फॉरेस्ट? सर्वेंट बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे पिकनिक के लिए वहीं गए होंगे। असिस्टेंट कहता है हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि वो बेबी सिटर के साथ ऐसी जगह पर गए होंगे। उसके बाद तो हमें बताया जाता है डेंजर फॉरेस्ट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लैक मैजिक उत्पन्न हुआ और वहाँ पर अनगिनत छोटे मॉन्स्टर्स का घर है और इसी कारण लोग आमतौर पर इस उदास जगह से बचते हैं और वहाँ नहीं जाते। बेचारा असिस्टेंट तो परेशान होता है कि क्या वे सच में वहाँ पर पिकनिक का मजा ले रहे होंगे या फिर वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने गए हैं। वेल जो भी मामला हो मुझे आशा है कि वे सुरक्षित और स्वस्थ लौटेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं मिया को जो कि अपने हाथ में एक बास्केट ली होती है और कहती है माफ करें लेकिन हम कहाँ हैं? असल में वहाँ पर ढेर सारे कौवे काव काव कर रहे होते हैं जिससे मिया डर रही होती है। राखा उसे बताता है कि और कहाँ, हम उसी जगह पे हैं जहाँ हमें चलने का सुझाव दिया था तुमने। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि ऐसी जगह होनी चाहिए जो नेचुरल और हिस्टोरिकल हो जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिले? मिया कहती है इस जगह की हिस्ट्री क्या है? राखा कहता है ये एंशिएंट जगह है, ये वो जगह है जहाँ एंटिया हाउस का ब्लैक मैजिक उत्पन्न हुआ। ये सब सुन आयशा कहती है मीरा। टल्किन भी कहता है भाभी। बेचारी मिया तो मन ही मन कहती है मुझे माफ कर दो बच्चों, मुझे भी नहीं पता था कि हम ऐसी जगह आएंगे। उसके बाद तो मिया कहती है बच्चों ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई को कुछ गलतफहमी हो गई है। लेकिन इतने में वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आयशा कहती है मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसी कोई जगह भी मौजूद है। टल्किन भी कहता है हमारी भाभी बहुत बढ़िया है, वो हमें इतनी बढ़िया जगह पर पिकनिक के लिए लाई है। आयशा तो खुशी में वहाँ उछल कूद करते हुए घूमने लगती है और टल्किन मिया से कहता है आप कितनी अच्छी हैं, वाह। बेचारी मिया जिसका कि पोपट हो चुका होता है वो मन ही मन कहती है ठीक है तुम बच्चे नॉर्मल नहीं हो, इसीलिए तो तुम दोनों को ये अंधकार से भरा जंगल पसंद आया। उसके बाद तो मिया कहती है मुझे खुशी है कि बच्चों तुम्हें ये जगह पसंद आई। राखा भी कहता है ये सब तुम्हारे कारण है। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है तो क्या अब हमें यहाँ पर कंबल बिछा देना चाहिए? लेकिन इतने में ही मिया के पैरों के पास एक कीड़ा आ जाता है जिसे देख मिया चिल्ला पड़ती है कि कीड़ा कीड़ा। इसी चक्कर में मिया के हाथ से वो बास्केट छूट जाती है और मिया अपने आसपास देखते हुए कहती है अरे मेरी बास्केट कहाँ गई? अभी कुछ क्षण पहले वो मेरे हाथों में ही तो थी। तभी मिया की चीख निकल जाती है क्योंकि वो बास्केट राखा के सर पे होता है।
बेचारी मिया की तो बुरी तरह से फट जाती है और वो मन ही मन कहती है, क्या ये खून है? नहीं, ये तो जूस है। बेचारा राखा, जिसके सर पे वो बास्केट एक टोपी की तरह फिट हो चुका होता है। मिया घबराते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं इतना डर गई थी कि मैं सब साफ कर दूंगी। रुमाल कहाँ है? इतने में रुमाल भी उस बास्केट में से लहराते हुए नीचे आने लगता है, जिसे देख हंसते हुए मिया कहती है, ओ ये तो यही है, मेरे कपड़ों से तुम अपना मुंह पोंछ लो। हम इसका यूज करें? राखा कहता है, ये ठीक है, तुम रहने दो। मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब हम वापस जाएंगे तो मैं इस शॉल को धो दूंगी। राखा कहता है, मैं बस अपना चेहरा धोना चाहता हूँ। मिया कहती है, लेकिन तुम्हें कम से कम इसे पोंछ लेना चाहिए, चलो यहाँ आओ। राखा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। मिया रोते हुए कहती है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। राखा मिया की ओर देखता है और अंत में हामी भर देता है। उसके बाद तो वो उस शॉल से अपना मुंह पोंछने लगता है और कहता है, क्या अब तुम खुश हो? मिया कहती है, नहीं, तुम कुछ जगह ही चूक गए। अरे नहीं, ये तो पोंछने के बाद भी बहुत चिपचिपा है। उसके बाद तो मिया खुद पोंछने में हेल्प करने लगती है और बड़े ही प्यार से कहती है, ये साफ नहीं हो रहा, तुम यहाँ थोड़े टाइम के लिए रुको, मैं जल्द ही इस इलाके में झील या फिर कुछ ढूंढती हूँ। अब मिया को इतने प्यार से बोलते देख राखा तो शर्मा जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मिया पीछे से कहती है, योर हाइनेस, जाने से पहले अपने सिर पे की वो बास्केट तो उतार दीजिए। योर हाइनेस, आप सुन भी रहे हैं? बेचारा राखा तो और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। खैर तभी वहाँ पर आयशा आते हुए कहती है, मीरा, क्या तुम कुछ मजेदार देखना चाहोगी? मिया कहती है, हाँ, वो क्या है? आयशा कहती है, मुझे यकीन है कि जब तुम इसे देखोगी तो हैरान रह जाओगी। इसी के साथ वो टड़ा कहते हुए मिया के सामने एक अजीब सा जंगली पौधा फेंकती है। उस जंगली पौधे में से भी पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा होता है, जो देख मिया घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या है? लेकिन आयशा तो खुशी में कहती है, तुम क्या सोचती हो, ये सुंदर है ना? देखो, इसे करीब से देखो, ये तो चलता भी है। असल में उस जंगली पौधे में से फुफकारने की आवाजें आ रही होती है, जिससे मिया और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसे मारकर दूर करते हुए कहती है, मुझे इससे नफरत है। मिया के अचानक से मार देने के कारण उस पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं और आयशा का ऐसा रिएक्शन देख मिया कहती है, ओ आयशा, मैं। साथ ही उसके माइंड में आता है कि अब इस कारण से आयशा कहीं रोने तो नहीं वाली है ना। उसके बाद तो वो कहती है, क्या हमें साथ मिलकर कोई दूसरा ढूंढना चाहिए? आयशा कहती है, नहीं, ये अभी मरा नहीं है। मिया कहती है, तुमने क्या कहा? क्या नहीं मरा? इसी के साथ मिया का ध्यान उस जंगली पौधे के फूल पर जाता है। उस फूल की जुबान अभी अचानक से पटके जाने के कारण तड़प रही होती है, लेकिन अचानक वो फूल बहुत ही अजीब सी आवाज करता है, जो सुन मिया घबराते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत जोर से है, क्या तुम ठीक हो आयशा? आयशा अपना ब्लैक मैजिक एक्टिवेट करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुमने सही कहा था, ये कोई फूल नहीं हो सकता। मिया मन ही मन कहती है, तुम्हें इसका एहसास अब हुआ? तभी वहाँ पर अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे मिया पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ, ये जमीन हिल क्यों रही है? पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है कि भागो, सभी लोग यहाँ से भागो। मिया सोचती है, ये तो डेल्किन की आवाज है। उसके बाद वो भी कहती है, डेल्किन, तुम कहाँ हो? अचानक डेल्किन मिया के बाजू में आ जाता है और मिया को भी अपने साथ भगाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, भागो, अपने लाइफ को बचाने के लिए भागो। मिया कहती है, रुको, मेरा हाथ छोड़ो, और क्या हो रहा है, हमें क्यों भागना है? आखिर तुम किससे भाग रहे हो? ऐसा कहते हुए मिया पीछे देखती है। गेस व्हाट गाइस, पीछे उसी जंगली पौधे का बड़ा वर्जन होता है, जो कि इन्हीं लोग के पीछे फुफकारते हुए आ रहा होता है और उसके कारण ही जमीन भी हिल रही होती है। दूसरी ओर राखा सोच रहा होता है कि कैसे मिया उसके बेहद क्लोज आकर उसके चेहरे पे लगे उस जूस को पोंछ रही थी। उसके बाद तो वो खुद से ही बुदबुदाने लगता है कि मेरे साथ क्या गलत है, वो तो बस हल्का सा टच था, तो फिर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या ये सब मिया की शक्तियों के कारण है? इसी के साथ वो झील के किनारे बैठकर अपने फेस को धोते हुए आगे सोच रहा होता है कि वह तो शाकिर के फ्लावर का एक विकल्प मात्र है। मैं अपने आप को इतना मूर्ख क्यों महसूस करता हूँ? मुझे जाना चाहिए, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब फिर से सीधा सोच सकता हूँ। तभी उसका ध्यान वहाँ के पेड़ों पर जाता है जिसपे फल लगे होते हैं। राखा कहता है, इसके बारे में सोचे तो यहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं और मुझे लगता है कि उसे मीठी चीजें पसंद है, तो क्या मुझे इनमें से कुछ चुन लेना चाहिए?
वैसे भी मेरे पास एक बास्केट खाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उसे ये पसंद आएगा। हाँ, मुझे लगता है कि उसे ये पसंद आएगा। ये भी ले लेता हूँ। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है और वो खुद से ही कहता है, वेट, मैं क्या कर रहा हूँ? आखिर मैं किसी ऐसे इंसान के लिए फल क्यों चुन रहा हूँ जिसका मेरे साथ केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है। तभी उसे एक फटी हुई सी आवाज आती है, जिसे सुन राखा मन ही मन कहता है, ये आवाज तो लापिडस की है। ये जंगली फूल की तरह दिखने वाले पौधे होते हैं जो कि अपने जीवन के अधिकांश समय तक सोते ही रहते हैं। तो क्या अब वे जाग रहे हैं? एकमात्र आयशा ही है जो ऐसी चीजों को छू सकती है। ये एक परेशानी होगी। मुझे यकीन है कि बाकी के लैपिडस भी इस शोर को सुन के जाग गए होंगे। लेकिन तभी राखा को याद आता है कि मिया वो खतरे में है। अरे नहीं, जुड़वा बच्चे खुद का बचाव कर सकते हैं, लेकिन मिया। तभी फॉरेस्ट में से मिया के ही चिल्लाने की आवाजें आने लगती है कि योर हाइनेस। ये सुन राखा भी हैरान होकर देखने लगता है और सामने से ये 3 नमूने भागते हुए आ रहे होते हैं। आयशा तो खुश होती है, लेकिन मिया रोते हुए आ रही होती है। पीछे बेचारा डेल्किन भी शौक में होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। हमें जल्द से जल्द इनसे पीछा छुड़ाना होगा। इन्हीं के पीछे वो जंगली पौधा लैपिडस भी फटी आवाज में चिल्लाते हुए आ रहा होता है। आयशा को तो इन सब में बहुत मजा आ रहा होता है और सामने खड़ा राखा अपने ब्लैक मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत मजे ले रही हो आयशा, मैं जल्द ही इससे निपट लूंगा। लेकिन इतने में मिया उसे भी अपने साथ भगाते हुए कहती है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें भी भागना होगा। राखा तो ब्लश करने लगता है और मन ही मन कहता है, क्या मुझे ऐसे ही इसके साथ भागना चाहिए? इस तरह से दौड़ना इतना बुरा भी नहीं है। अब राखा की मुस्कुराहट देख मिया भागते हुए ही कहती है, क्या ये तुम्हें मजाक लगता है? हम मर सकते हैं। राखा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई चांस ही नहीं है जिससे हमारी जान जा सके। मिया कहती है, तो फिर कुछ करो। लेकिन मिया के प्यार में पागल हो रहा राखा कहता है, चलो अभी भाग चले, ये भी अच्छा है। मिया सोचती है कि ये इतना खुश क्यों हो रहा है और इसमें अच्छा क्या है। अब मेरी सांसें भी फूल रही हैं क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए कब से भाग रही हूँ। तभी राखा कहता है, क्या तुम थक गई हो? मिया कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी मरने वाली हूँ। राखा कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। उसके बाद तो वो रुक जाता है और कहता है, इस बास्केट को पकड़ो। मिया भी रुककर वो पकड़ लेती है कि हाँ ठीक है। इसी के साथ सभी लोग रुक जाते हैं और राखा भी लापिडस पौधे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राखा को ऐसे देखते हुए मिया के दिमाग में आता है कि क्या राखा ने खुद ही मेरा हाथ छोड़ दिया? क्या अब वो मेरा हाथ थामने को तैयार है? राखा अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके उस जंगली पौधे पर अटैक कर देता है। इसी के साथ वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे देख डेल्किन और आयशा कहते हैं, ओ ये कितना कूल है। राखा को एक ही अटैक में काम तमाम करते देख आयशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, राखा वो बहुत अमेजिंग था। डेल्किन कहता है, भाभी क्या आप ठीक हैं? आप बहुत डरे हुए थे। मिया कहती है, हाँ मैं शोर से थोड़ा चौंक गई थी। राखा भी पूछता है, क्या तुम ठीक हो प्रीस्ट? बेचारी मिया को तो रोना ही आ जाता है और वो सर हिलाकर हामी भर देती है कि मैं ठीक हूँ। अब इसके बाद तो आयशा चिल्लाने लगती है कि राखा तुमने ब्लैक मैजिक का यूज करके इतना हंगामा मचा दिया कि ये इससे डर गई है। राखा कहता है, ये लापिडस की वजह से डरी है। आयशा कंटिन्यू करते हुए कहती है, ओ बस इतना ही? तो फिर हमें उनका सफाया कर देना चाहिए। तभी डेल्किन कहता है, आयशा वहाँ और भी दिलचस्प फूल है, क्या तुम जाकर देखना चाहोगी? आयशा भी कहती है, हाँ चलो। बेचारी मिया तो बहुत ज्यादा थक गई होती है और मन ही मन कहती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले से ही बहुत स्ट्रेस में थी, लेकिन अब मुझे अचानक और भी ज्यादा थकान महसूस हो रही है। मिया और राखा वहाँ पर अकेले रह गए होते हैं और सरसराती हवाओं के बीच राखा कहता है, क्या तुम थक गई हो? मिया कहती है, हाँ थोड़ा सा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ की। राखा कहता है, तो उस बास्केट में जो है वो खाओ और थोड़ी देर आराम करो। बास्केट उठाते हुए मिया सोचती है, इसे तो खाली होना चाहिए ना। उसमें से फल निकालते हुए मिया कहती है, ये क्या है? राखा कहता है, मैं नहीं जानता कि इसे क्या कहते हैं। मिया कहती है, तुम्हें नहीं पता? राखा कहता है, इसे आजमाओ, ये एक दुर्लभ फल है जो तुम्हें केवल यही मिलेगा। मिया को तो रोना ही आ जाता है कि क्या? नहीं, मैं ऐसा फल नहीं खाना चाहती जिसका नाम भी तुम्हें पता ना हो और जो वही उगता हो जहाँ ब्लैक मैजिक उत्पन्न हुआ है। अब जबकि मिया ऐसा नहीं कह सकती, इसीलिए वो कहती है, क्या तुम श्योर हो कि ये जहरीला नहीं है? ये सुन राखा एक फल लेता है और खाने लगता है।
मिया घबराते हुए कहती है, उसे थूक दो, क्या होगा अगर ये जहरीला हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं। ऐसा कहते हुए मिया भी उसे खाने लगती है। मिया जिसके कि मुंह में जो भी डाला जाए वो खा जाती है, वो खुशी से कहती है, अरे वाह ये तो अच्छा है। राखा भी खुशी से कहता है, तुम्हें तो सचमुच मीठा पसंद है। मिया कहती है, तुम्हें कैसे पता। राखा कहता है, मैं कैसे नहीं जान सकता था, तुमने वे सारी कुकीज जो खा ली थी। मिया ब्लश करते हुए कहती है, मैंने वो सब इसलिए खाया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे बर्बाद हो जाएं। राखा कहता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं चाहिए प्रीस्ट जी। तभी उसका ध्यान बच्चों की ओर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ नहीं आयशा, डेल्किन, तुम्हें उस पेड़ को नहीं छूना। उसके बाद तो वो मिया से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ। उसके बाद तो आयशा वहाँ पर अकेली रह जाती है और उन फलों के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहती है, मुझे लगता है कि मुझे इस टाइप के स्वाद पसंद है। ये अजीब लगता है राखा के माध्यम से अपने स्वयं के स्वाद के बारे में जानना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैरेज, जिसके अंदर ये सभी लोग बैठकर वापस एंटिया हाउस आ रहे होते हैं और इतनी ज्यादा भागदौड़ कर लेने के बाद आयशा और डेल्किन भी कैरेज में सो गए होते हैं। राखा और मिया दोनों ही चुपचाप कैरेज में बैठे होते हैं और इस शांति को तोड़ते हुए राखा कहता है, प्रीस्ट, क्या तुम सारा दिन इन जुड़वा बच्चों के साथ डील करने में थक नहीं जाती। मिया कहती है, हाँ थक जाती हूँ, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं ठीक हूँ। वैसे तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं थक कर भाग जाऊंगी। राखा कहता है, छोड़ो इस बात को। लेकिन मिया कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगी तो मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम। लेकिन इतने में राखा ही कड़क आवाज में बोल देता है कि नहीं। बेचारी मिया तो घबरा जाती है और राखा बात बदलते हुए कहता है, मुझे मोशन सिकनेस हो रहा है, इसीलिए चलो इस बारे में बात करना बंद करते हैं। मिया जो कि हैरत में पड़ गई होती है, वो मन ही मन कहती है, अचानक क्या विलन को भी मोशन सिकनेस होती है। मेरा मतलब क्या उससे अभी यही कहा। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, शायद मैं सारा दिन इधर उधर भागने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं बस थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। और ये कितना आरामदायक है। मेरा सिर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी नरम चीज पर टिका हुआ है। और वाकई में मिया का सर राखा के हाथ पर टिका होता है। राखा तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और मिया को इतने आराम से सोते हुए राखा बड़े प्यार से उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एंटिया हाउस। मिया जो कि खुद से ही कहती है, ओ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जिस दिन हम पिकनिक गए थे वो मेरा छुट्टी वाला दिन था, तो फिर अब अगले दिन मुझे काम क्यों करना होगा। आज बच्चों की ट्रेनिंग ग्राउंड में तलवारबाजी की क्लास है और ये बाहर क्यों है। तभी कमरे में रीता आते हुए कहती है, मिस आप इस तरह से झुककर क्यों बैठी है और ये क्या सारी खिड़कियां बंद है। मिया कहती है, मुझ में तो उठने की भी ताकत नहीं है। मुझे लगता है कि आज मैंने खुद को बहुत ज्यादा ही आगे धकेल दिया। रीता खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए कहती है, लेकिन अगर आप ऐसे ही रही तो कैसे चलेगा। मैं आपके लिए खिड़कियां खोल दूंगी ताकि आपको ताजी हवा मिल सके। खिड़कियां खोलते ही रीता हैरान रह जाती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। साथ ही रीता कहती है, अरे बाप रे, अभी कुछ क्षण पहले तो धूप निकली थी। ये सुन मिया खुशी से रोते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि गॉड भी मेरी साइड है। उसके बाद तो उसे रियलाइज होता है कि अरे हाँ, गॉड टेरिटस। अभी मेरे मन में उसका विचार आया। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए होली आइटम लाने जा रहा है, तो मैंने अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं सुनी। मुझे आशा है कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाएगा। तभी रीता कहती है, तलवारबाजी का कंपटीशन आज से 2 दिन बाद है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इस बारिश के बावजूद भी बच्चों का अपना लेसन लेना जारी रहेगा। मिया कहती है, क्या तलवारबाजी का कंपटीशन। रीता कहती है, हाँ, ये एक बड़ा इवेंट है जो कि हर दूसरे साल ही होता है। मिया मन ही मन कहती है, अगर ये सच में इतना बड़ा इवेंट है तो मुझे याद क्यों नहीं है। क्या इसका कारण ये है कि रीना और किनेस अभी तक नहीं मिले। स्टोरी के हिसाब से देखे तो मिया का पहली बार किनेस को ब्लेसिंग देना अतीत में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि इसके 1 साल बाद ही मिया की मृत्यु हो गई। तो ओरिजिनल प्लॉट्स के हिसाब से स्टोरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो अच्छा होगा अगर ये 4 महीने बाद से शुरू होए, तब तक मैं 1500 कॉइन्स कमा लूंगी। हा हा हा। ये देख रीता कहती है, मिस क्या आप ठीक हैं? खैर मुझे लगता है कि आपको योर हाइनेस को बता देना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। आज आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए। मिया जल्दी से कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं बच्चों के क्लास की ओर जा
जा रही हूँ, बाय। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड को। वहाँ डेल्किन, मिया, आयशा के आते ही राखा कहता है, अरे वाह, तुम लोग तो जल्दी आ गए। आयशा कहती है, राखा क्या तुम भी यहाँ पर हो? डेल्किन भी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राखा कहता है, कंपटीशन आने वाला है, इसीलिए मैं तुम दोनों के हालचाल जानने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम दोनों डुअल करने वाले हो। मिया कहती है, क्या डेल्किन और आयशा डुअल करने जा रहे हैं? आयशा चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, मैं डेल्किन को खत्म कर दूंगी। डेल्किन भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगी? आयशा कहती है, मैं तुम्हें देख लूंगी। राखा कहता है, तुम दोनों का बहुत हो गया, चलो तैयारी शुरू करो। मिया कहती है, अभी बारिश हो रही है, तो तुम्हें क्या लगता है सब ठीक रहेगा? जब तक बच्चे डुअल स्टार्ट नहीं करते तब तक उन्हें छाते का यूज करने देते हैं। आयशा कहती है, चलो, हमें सर्दी नहीं लग रही। डेल्किन भी कहता है, हाँ, ये सही है, चिंता मत करो, हम वैसे भी भीगने वाले हैं, इसीलिए कोई बात नहीं। मिया कहती है, मैं अभी भी चिंतित हूँ, जुड़वा बच्चों से भी ज्यादा तुम्हारे लिए चिंतित हूँ मैं। इतने में ही राखा मिया के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मिया तो ब्लश करने लगती है और कहती है, ये अभी क्या था? राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेड ने बताया कि तुम ठीक नहीं थी, अगर तुम बीमार हो तो छुपाओ मत, बस बता दो। मिया कहती है, मैं बस थोड़ी दुखी थी। राखा कहता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मिया कहती है, नहीं, बस मुझे लगता है कि कल मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर चुकी हूँ। राखा कहता है, ओ, ये तो अच्छा नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो। तभी डेल्किन कहता है, राखा, पैट्रिशिया ने कहा है कि अब हम डुअल स्टार्ट कर सकते हैं। मिया सोचती है, पैट्रिशिया, क्या ये एक प्यारे से कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं? और डॉग ऑफ फ्लैंडर जैसा कुछ? वेट, क्या ये पैट्रिशिया है? उस जायंट जैसे आदमी को देख। राखा कहता है, हाँ, यही है कैप्टन पैट्रिशिया पावलोव, ये जुड़वा बच्चों के तलवारबाजी के प्रशिक्षक हैं। कैप्टन पैट्रिशिया को देख मिया मुंह दबा के हंसने लगती है, जिससे राखा कहता है, ये आवाज कैसी है? मिया कहती है, हाँ, कुछ भी नहीं। उसके बाद तो राखा वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। मिया कहती है, माफ करो, लेकिन क्या तुम छाते का यूज नहीं करोगे? राखा कहता है, मैंने सोचा था कि बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी, इसीलिए मैं छाता नहीं लाया। मिया कहती है, तो क्या तुम मेरे छाते को शेयर करना चाहोगे? राखा भी ब्लश करते हुए कह देता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जेडिया का इंपीरियल पैलेस। कोई कहता है, योर मैजेस्ट्री, क्या आपने इस साल की तलवारबाजी कंपटीशन की सूची देखी? एम्परर किनेस कहता है, अभी तक नहीं। साथ ही उसके माइंड में होता है कि मेरे पास इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है। हमारे पास शाकिर के फूल खत्म हो रहे हैं। मामला और भी बदतर हो गया है क्योंकि गॉड की बेटी भी लापता हो गई है। एम्परर किनेस कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना दिमाग खोने वाला हूँ। आखिर वह कहाँ चली गई? वो आदमी कंटिन्यू करते हुए कहता है, योर मैजेस्ट्री, हाल ही में हमें एक ऐसी लड़की के बारे में पता चला है जो कि लोगों को नींद में डाल सकती है। एम्परर किनेस कहता है, क्या? यानी कि एक ऐसी लड़की जो लोगों को सोने में मदद कर सकती है? वो आदमी कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि ड्यूक एंटिया भी इस बारे में जानते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये जानकारी गलत है। एम्परर किनेस सोचता है, ड्यूक एंटिया, अगर वो आगे आ रहा है तो इसके झूठ होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि वो बेकार की बातों में शामिल नहीं होता। उसके बाद तो वो कहता है, वह लड़की कोई प्रिस्ट तो नहीं है ना? आदमी कहता है, इसका पता लगाने के लिए आगे जांच करने की जरूरत होगी। एम्परर किनेस कहता है, फिर भी ये बहुत अच्छी खबर है, अब मैं बाकी की चीजों पर ध्यान दे सकता हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कि एंटिया हाउस के बच्चे अब तलवारबाजी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पर्याप्त बड़े हो गए हैं, है ना? आदमी कहता है, हाँ, ये पहली बार होगा जब वे किसी ऑफिशियल इवेंट में उपस्थित होंगे। किनेस कहता है, क्या वे कंपटीशन जीतकर टाइटल जीतने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी वे हमेशा एक ड्यूक के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। ओह अच्छा, ये कौन है? आदमी बताता है, ये क्रेई मॉन्टेरियस है, वो काउंट मॉन्टेरियस का सबसे बड़ा बेटा है। सभी लोग कह रहे हैं कि वो कंपटीशन में फेवरेट है, लेकिन अफवाह है कि वो पागल है। किनेस सोचता है, फेवरेट? हाँ। उसके बाद तो वो कहता है, हम उसे क्यों नहीं डालते टूर्नामेंट के पहले राउंड में लॉर्ड डेल्किन के खिलाफ? आदमी कहता है, माफ करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जंगल में मिले उस घर में हमारे नाइट्स को नुकसान पहुँचाया गया था, तो उनकी गवाही सुनने के बाद ड्यूक एंटिया और द ट्विंस का ख्याल मेरे मन में आता है, लेकिन हम इसके लिए श्योर नहीं हैं। किनेस कहता है, राइट,
लेकिन ऐसा करने का बुरा विचार नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि लॉर्ड डेल्किन ही है जो ब्लैक मैजिक का यूज नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूँ कि वो हमेशा ही हाउस की छाया में रहे। इधर ग्राउंड में आयशा और डेल्किन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। मिया और राखा भी तैयार होते हैं इन दोनों बच्चों का डुअल देखने के लिए। ठीक उसी समय कैप्टन कहते हैं, तो लड़ना शुरू करो। इसी के साथ आयशा अपना पहला वार कर देती है। ये देखते हुए मिया मन ही मन कहती है, ओह आयशा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि डेल्किन इस डर से हार जाएगा। लेकिन फिर डेल्किन भी बराबर के टक्कर देना शुरू कर देता है, जो देखते हुए मिया कहती है, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? राखा सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि लंबे समय में आयशा जीतेगी। मिया कहती है, अच्छा तो फिर कम समय में क्या होगा? राखा कहता है, मुझे यकीन नहीं है, वे दोनों ही भयानक हैं। उन दोनों के पास अपनी अपनी स्किल्स हैं। वैसे वे अभी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आयशा सच में मैच के बीच में चिल्लाने लगती है कि कोई चाल चलने की कोशिश मत करो। डेल्किन भी गुस्से से कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ध्यान लगाओ, समझी? आयशा कहती है, मैं सही जा रही हूँ। डेल्किन भी कहता है, तो फिर मेरे पास आओ। फिर तो वे और भी बुरी तरह से लड़ने लगते हैं और साथ ही आयशा के माइंड में होता है कि मेरे लिए मीरा के सामने अच्छा दिखने का मौका है। डेल्किन के भी माइंड में होता है कि भाभी मुझे देख रही हैं। मिया तो टेंशन में होती है और इन दोनों को अपनी लकड़ी की तलवारें लड़ाते देख रही होती है। फिर से आयशा डेल्किन को परेशान करते हुए बोलती है, अगर तुम इसी तरह से झूलते रहोगे तो गिर जाओगे। मुझे यकीन है कि मैं जा रही हूँ जीतने। इतने में डेल्किन अपना पैर अड़ाकर आयशा को गिरा देता है और उसके गले पर अपनी तलवार लगाते हुए कहता है, लॉर्ड डेल्किन यानी मैं जीत गया। आयशा कहती है, मैं सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि बारिश हुई थी। मैं तलवारबाजी कंपटीशन में तुम्हें हरा दूंगी। डेल्किन कहता है, तो क्या भाभी को पता चल ही जाएगा तुम कंपटीशन में जीतोगी या हारोगी, और वैसे भी वो नहीं आने वाली हैं। ये सुन आयशा चौंकते हुए कहती है, क्या मीरा, क्या ये सच है? मिया कहती है, हाँ आयशा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे आ पाऊंगी। आयशा कहती है, राखा क्या ये हमारे साथ नहीं आ सकती? ये मेरी विश है। राखा कहता है, नहीं। आयशा कहती है, क्यों नहीं? राखा कहता है, क्योंकि हमने इसके बारे में नहीं सोचा है। आयशा कहती है, आखिर ये कैसा बहाना है? मिया मन ही मन कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने बड़े तलवारबाजी के इवेंट में एम्परर किनेज भी आएगा। अगर वो मुझे किसी ऐसे सार्वजनिक जगह पर देखेगा तो मुझे यकीन है कि वो मुझे पकड़ लेगा। तभी आयशा कहती है, मीरा क्या तुम नहीं जाना चाहती? मिया कहती है, हाँ मुझे माफ करो, मैं दूर से ही तुम दोनों को चीयर करूंगी। आयशा कहती है, मीरा मुझे तुमसे नफरत है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, देरी के लिए सॉरी, एक और सॉरी एडवांस में। बाय बाय।